आज का हमारा टॉपिक है विनिमय साध्य विलेख चेक, जो कि भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था, जो ईएफएम का सेकंड पेपर है, उसकी थर्ड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है। यहाँ हम मेनली पढ़ेंगे कि विनिमय साध्य विलेख कौन कौन से हैं और कैसे कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले जो शब्द है हमारा विनिमय साध्य विलेख, यह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, विनिमय साध्य और विलेख। विनिमय साध्यता का अर्थ सुपुर्दगी द्वारा हस्तांतरण से है तथा विलेख का अर्थ कानूनी दस्तावेज से है। इस प्रकार यदि दोनों को मिला के हम बात करें तो विनिमय साध्य विलेख एक ऐसा विलेख है जिसका सुपुर्दगी द्वारा हस्तांतरण होता है और हस्तांतरित को उसका स्वामित्व प्राप्त हो जाता है। विनिमय साध्य विलेख का मीनिंग और डेफिनेशन। तो विनिमय साध्य विलेख भारतीय अधिनियम 1881 की धारा 13 के अनुसार एक विनिमय साध्य विलेख से तात्पर्य या तो आदेश पर या वाहक को देय प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय बिल या चेक से है। इसके अनुसार बॉन्ड, कूपन आदि को विनिमय साध्य विलेख नहीं माना गया है। और इसमें डेफिनेशन की यदि अपन बात करते हैं तो न्यायमूर्ति केसी विलिस के अनुसार विनिमय साध्य विलेख ऐसा विपत्र है जिसमें निहित संपत्ति किसी व्यक्ति द्वारा सद्भाव से और मूल्य के बदले अर्जित की गई हो, चाहे वह किसी ऐसे व्यक्ति से लिया गया है जिसके स्वामित्व में कोई दोष ही हो। सेकंड डेफिनेशन है, थॉमस ने अपनी पुस्तक बैंकिंग सिद्धांत में इन विलेखों की परिभाषा इस प्रकार दी है। विनिमय साध्य विलेखों का तात्पर्य उन विलेखों से है जिनका विधि या विधि द्वारा मान्यता प्राप्त प्रथाओं द्वारा सुपुर्दगी या सुपुर्दगी एवं प्रस्थानकन द्वारा इस प्रकार से हस्तांतरण हो जाता है कि धारक अपने नाम से इन विलेखों का दावा प्रस्तुत कर सकता है। मूल्य एवं सत्विश्वास पूर्वक प्राप्त करने पर वह इन विलेखों में निहित संपत्ति का स्वामी बन जाता है, चाहे हस्तांतरण का उस पर अधिकार दूषित ही हो। संयुक्त राज्य अमेरिका में समरूप वाणिज्य संहिता की धारा 3-104 के अनुसार इस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी भी दस्तावेज को विनिमय साध्य विलेख कहलाने के लिए इन शर्तों को अवश्य पूर्ण करना होगा। पहला, वह निर्माता या आहकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित हो, यानी साइन होने चाहिए उस पर। सेकंड, इसमें निश्चित राशि का भुगतान करने की शर्त रहित प्रतिज्ञा या आदेश हो। तीसरा, वह मांग पर या किसी निश्चित समय पर देय हो। और चौथा, यह आदेश पर या वाहक को देय हो। इंग्लैंड में विनिमय साध्य विलेखों में ट्रेजरी बिल, बैंक ड्राफ्ट, लाभांश अधिपत्र, गश्ती नोट, वाहक ऋणपत्र, अंश अधिपत्र और बॉन्ड आदि भी सम्मिलित किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है विनिमय साध्यता, निगोशिएबिलिटी। किसी भी विलेख की विनिमय साध्यता के 3 आवश्यक तत्व होते हैं। फर्स्ट, स्वामित्व का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ टाइटल। किसी भी विलेख में विनिमय साध्य होने के लिए यह आवश्यक है कि उस विलेख का स्वामित्व हस्तांतरित किया जा सकता है। वाहक विलेख का स्वामित्व हस्तांतरण सुपुर्दगी मात्र से हो जाता है, जबकि आदेशित होने पर प्रस्थानकन करके ही हस्तांतरण किया जा सकता है। स्वामित्व हस्तांतरण विनिमय साध्यता का प्रथम लक्षण है। सेकंड पॉइंट है श्रेष्ठ अधिकार, गुड टाइटल। विनिमय साध्यता का दूसरा प्रमुख लक्षण यह है कि ऐसे विपत्र के प्राप्तकर्ता को हमेशा श्रेष्ठ अधिकार ही प्राप्त होता है यदि इसने सद्भावना, परिपक्वता से पूर्व एवं मूल्य के बदले लिया हो, चाहे हस्तांतरण का उस विलेख पर श्रेष्ठ अधिकार ना हो। और लास्ट थर्ड पॉइंट है हमारा वैधानिक स्वामित्व, लॉफुल ऑनरशिप। विनिमय साध्य विलेख का प्राप्तकर्ता उसका वैधानिक अधिकारी माना जाता है। वैधानिक अधिकारी होने के नाते वह अपने नाम से लेखपत्र संबंधी वाद प्रस्तुत कर सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा कि विनिमय साध्यता
एवं हस्तांतरणीयता। विनिमय साध्यता में हस्तांतरणीयता शामिल है, पर किसी भी लेख पत्र के हस्तांतरणीयता होने का अर्थ यह कदापि नहीं कि वह विनिमय साध्य भी है। हस्तांतरणीयता में विनिमय साध्यता शामिल नहीं है। यदि किसी लेख पत्र पर अविनिमय साध्य शब्द लिख दिया जाए तो इसका प्रभाव केवल यह होगा कि इसके प्राप्त करने वाले को विनिमय साध्य लेख पत्र की सुरक्षा नहीं मिलेगी। यदि अहस्तांतरणीय शब्द लिख दिया जाए तो इस लेख पत्र के हस्तांतरण का अधिकार ही समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि विनिमय साध्य विलेख की विशेषताएं क्या हैं। तो ये निम्नलिखित विशेषताएं। पहला, स्वामित्व परिवर्तन, ट्रांसफर ऑफ टाइटल। यदि विलेख वाहक है, बैरियर है, तो सुपुर्दगी मात्र से ही स्वामित्व का परिवर्तन हो जाता है, और विलेख आदेश पर देय है तो प्रस्थानकरण एवं सुपुर्दगी के द्वारा स्वामित्व परिवर्तन होता है। विनिमय साध्य विलेख की सबसे प्रमुख विशेषता यही है। सेकंड, वैधानिक स्वामित्व, लॉफुल ऑनरशिप। विलेख का प्राप्तकर्ता उसका वैधानिक अधिकारी बन जाता है तथा वह न्यायालय में अपने नाम से दावा प्रस्तुत कर सकता है। धारक के अधिकार संबंधी वाद उठने पर उसे यह प्रमाणित करना पड़ता है कि वह संदर्भगत विलेख का यथाविधि धारक है। तीसरा, शर्त रहित, अनकंडीशनल। विनिमय साध्य विलेख शर्त रहित प्रतिज्ञा या आदेश होते हैं। शर्त जोड़ने पर ऐसे विलेख को विनिमय साध्य विलेख नहीं माना जाएगा। चौथा, सद्भावना, सत्विश्वास और मूल्य के बदले, इन गुड फेथ। विनिमय साध्य विलेख सद्भावना, सत्विश्वास और मूल्य के बदले प्राप्त किए जाते हैं। यदि ऐसा नहीं है तो धारक के अधिकार भी दूषित होंगे। पांचवा पॉइंट है हमारा, निश्चित राशि, सर्टेन अमाउंट। विनिमय साध्य विलेख के द्वारा एक निश्चित राशि के भुगतान का आदेश दिया जाता है या प्रतिज्ञा की जाती है। किसी वस्तु या सामान देने के आदेश को विनिमय साध्य विलेख नहीं कह सकते। हस्तांतरणशील, नेक्स्ट पॉइंट 6 पॉइंट है, हस्तांतरणशील, ट्रांसफरेबिलिटी। विनिमय साध्य विलेख हस्तांतरणशील होते हैं। 7 पॉइंट है, लेखक या वचनदाता के हस्ताक्षर। विनिमय साध्य विलेख तभी विधि मान्य होगा जबकि लेखक या वचनदाता के उस पर हस्ताक्षर हो। 8वां पॉइंट, यथाविधि धारक। विलेख के यथाविधि धारक को ऋणी पर अपने नाम से वाद प्रस्तुत करने का अधिकार होता है। 9th पॉइंट है, भुगतान का समय, टाइम ऑफ पेमेंट। विनिमय साध्य विलेख या तो आदेशिति के सामने प्रस्तुत करने पर या उसमें उल्लेखित अवधि के पश्चात देय होता है। यदि प्रतिज्ञा पत्र या विनिमय पत्र में भुगतान का समय निर्धारित नहीं किया जाता तो वह मांग पर देय होता है। और लास्ट पॉइंट हमारा 7th, विशेषताओं का प्रसंविधा का संबंध सिद्धांत। यह सिद्धांत विनिमय साध्य विलेख पर लागू नहीं होता क्योंकि विलेख का अप्रत्यक्ष स्वामी भी उस पर अपना अधिकार रखता है और उसके द्वारा बाध्य होता है। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी, विनिमय साध्य विलेख के पक्षकार, कि इसके कौन कौन सी पार्टीज है, उसके कौन कौन से पक्षकार हैं। तो इसके पक्षकार हैं, पहला, लेखक। विलेख के लिखने वाले को लेखक या आहर्ता कहते हैं। बिल तथा चेक के निर्माता को आहर्ता और प्रतिज्ञा पत्र के निर्माता को लेखक कहते हैं। दूसरा, आहर्ती। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की धारा 7 के अनुसार विलेख में लिखी राशि को जिस व्यक्ति को भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है उसे आहर्ती कहते हैं। चेक के संबंध में बैंक की आहर्ती होता है। तीसरा, स्वीकारकर्ता, एक्सेप्टर। इसी अधिनियम की धारा 7 के अनुसार जब बिल का आहर्ती उस पर हस्ताक्षर करके स्वीकृत शब्द लिखकर धारक को इसकी सूचना दे देता है तो वह स्वीकारकर्ता कहलाता है। प्रतिज्ञा पत्र और चेक में स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। चौथा पॉइंट है, प्रस्तावनकर्ता, एंडोर्सर। विलेख को किसी अन्य व्यक्ति के नाम से प्रस्तावित करने वाला व्यक्ति प्रस्तावनकर्ता कहलाता है। नेक्स्ट, प्रस्तावकृत, एंडोर्सी। जिसके नाम विलेख को प्रस्तावित किया जाता है उसे प्रस्तावकृति कहते हैं। 6th, धारक, होल्डर। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की धारा 8 के अनुसार विलेख का धारक वह व्यक्ति होता है जिसे उस विलेख को अपने अधिकार में रखने तथा उस पर देय राशि वसूल करने का वैध अधिकार प्राप्त होता है। 7 पॉइंट है, आदाता, पेही।
धारा 7 के अनुसार आदाता विलेख में उल्लिखित वह व्यक्ति है जिसको या जिसके निर्देश पर विलेख में लिखित धनराशि प्राप्त करने या करवाने का अधिकार हो। और लास्ट पॉइंट है हमारा यथाविधि धारक, होल्डर इन ड्यू कोर्स। यथाविधि धारक वह व्यक्ति होता है जो किसी विलेख को सद विश्वास से देय तिथि से पहले तथा मूल्य के बदले प्राप्त करता है। यथाविधि धारक का स्वामित्व हमेशा ही श्रेष्ठ होता है, भले ही उसके प्रस्थानकर्ता का दायित्व दूषित ही क्यों न रहा हो। नेक्स्ट हेडिंग है वाहक और आदेश विलेख, बैरियर एंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट्स। किसी विलेख को वाहक को दे या किसी विशिष्ट व्यक्ति को या उसके आदेश पर दे बनाया जा सकता है। विलेख वाहक को दे तब होता है जब उसे इस प्रकार चुकाए जाने का स्पष्ट उल्लेख होता है या जब उस पर इस प्रकार लिखा जाए कि राम को या उसके वाहक को भुगतान करो। यह उस समय भी वाहक को देय होता है जब इस विलेख पर किया गया एकमात्र या अंतिम प्रस्तावना कोरा प्रस्तावना है। विलेख आदेश पर देय तब होता है जब वह किसी विनिश्चित व्यक्ति के आदेश पर देय हो या जब वह किसी निश्चित व्यक्ति को या उसके आदेश पर देय हो। नेक्स्ट हेडिंग आती है वाहक विलेखों का महत्व। वाहक विलेख की अभिव्यक्ति किसी ऐसे विलेख से है, चाहे वह प्रतिज्ञा पत्र हो, विनिमय बिल हो या चेक हो, जिसे इस प्रकार देय होने के लिए कहा गया है या जिस पर अंतिम प्रस्तावना कोरा है। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की धारा 13 और धारा 46 के अधीन जब किसी विलेख को वाहक को देय बनाया जाता है तो इसकी केवल सुपूर्ति किसी से अंतरित किया जा सकता है। फिर उसके बाद हमने विनिमय साध्य विलेखों के प्रकार बताए हुए हैं। 4 प्रकार आपके सामने शो हो रहे हैं: चेक, प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय बिल और बैंक ड्राफ्ट। और आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है चेक, यानी पहला विनिमय साध्य विलेख जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा चेक। तो भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की धारा 6 के अनुसार चेक एक ऐसा विनिमय पत्र है जो किसी बैंक विशेष पर लिखा जाता है और जिसका भुगतान स्पष्ट रूप से मांग किए जाने के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार नहीं हो सकता। ये हमारा चेक है। चेक के आवश्यक तत्व हैं या किसी विनिमय साध्य विलेख के चेक होने के लिए निम्नलिखित विशेषताओं का होना आवश्यक है। पहला, लिखित लेख पत्र, रिटर्न इंस्ट्रूमेंट। चेक का लिखित होना बहुत आवश्यक है। चेक पेंसिल से या स्याही से लिखा हुआ, टाइप किया हुआ अथवा छपा हुआ भी हो सकता है। सामान्यतः बैंक स्याही से लिखे हुए चेकों का भुगतान करते हैं क्योंकि पेंसिल से लिखे हुए चेकों में जालसाजी की जा सकती है। आजकल कंप्यूटरकृत चेक भी मान्यता प्राप्त हैं। सेकंड, शर्त रहित आदेश। चेक आदेश रूप में लिखा जाता है। इसमें ग्राहक बैंक को आदेश देता है। ग्राहक अपने इस आदेश में कोई शर्त नहीं जोड़ सकता। यदि वह ऐसा करता है तो बैंक ऐसे चेक का भुगतान करने को बाध्य नहीं है। तीसरा, बैंक को ही आदेश। यह आदेश किसी बैंक विशेष के नाम से ही होता है। बैंक के नाम के साथ साथ उसका पता भी लिखा हुआ होना चाहिए जिससे कि चेक को भुगतान के लिए प्रस्तुत करने में कठिनाई नहीं हो। चौथा, निश्चित राशि। चेक किसी निश्चित राशि के भुगतान के लिए दिया गया आदेश पत्र है। किसी अन्य वस्तु के भुगतान के लिए दिए गए आदेश को चेक नहीं कहा जा सकता। पांचवा, प्रापक या आदाता निश्चित हो, सर्टेन पे। चेक का भुगतान किसको किया जाए यह निश्चित होना चाहिए। चेक का भुगतान उस व्यक्ति को जिसका उसमें नाम लिखा है अथवा उसके द्वारा आदेशित किसी व्यक्ति को अथवा वाहक को किया जा सकता है। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि चेक आदेशित है या वाहक। चेक का प्रापक कोई व्यक्ति ही हो यह आवश्यक नहीं है। जब किसी संस्था, संगठन, क्लब या समिति को चेक दिया जाता है तो प्रापक कोई व्यक्ति न होकर वह संस्था या उसका प्रमुख प्रापक हो सकता है, जैसे पे टू प्रिंसिपल, गवर्नमेंट कॉलेज या कुछ भी, जैसे अपन इसको लिख सकते हैं। कभी कभी चेक का लेखक जब स्वयं भुगतान लेना चाहता है तो ऐसी स्थिति में पे टू सेल्फ लिखता है। ऐसी दशा में चेक का लेखक ही आदाता या प्रापक बन जाता है। यदि किसी चेक पर पे टू राम लिखा गया है तो उसका भुगतान राम को अथवा उसके आदेशित व्यक्ति को मिल सकता है। इस प्रकार के चेक का बेजान किया जा सकता है। लेकिन यदि
पे टू राम ओनली लिखा है तो इसका भुगतान केवल राम को ही होगा, किसी और को नहीं। 6 पॉइंट है मांगने पर भुगतान। चेक हमेशा मांगने पर देय होता है, उसके भुगतान का कोई तिथि निश्चित नहीं होती। चेक का भुगतान लेने के लिए इसे बैंक के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है और चेक पर ऑन डिमांड शब्द लिखने की आवश्यकता नहीं होती। 7, चेक पर हस्ताक्षर। चेक पर खातेदार के स्वयं के अथवा उसके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर लेखक के रूप में होने आवश्यक हैं। चेक के लेखक के हस्ताक्षर बैंक को दिए गए उसके नमूना हस्ताक्षर के समान होने चाहिए। चेक पर हस्ताक्षर करने का अधिकार तभी होता है जब खाते में प्राप्त जमा शेष हो या बैंक ने उसे अति विकर्ष की सुविधा दे रखी हो। और लास्ट पॉइंट है सुपुर्दगी आवश्यक। चेक का लिखना, प्रस्थानांकन करना तभी पूर्ण होता है जब उसकी सुपुर्दगी कर दी जाती है। ये सारे हमारे बैंक के आवश्यक तत्व या विशेषताएं हैं। अब नेक्स्ट आता है चेक फॉर्म का उपयोग, यूज़ ऑफ चेक फॉर्म्स। जब कोई ग्राहक बैंक में खाता खोलता है तो उसके मांगने पर बैंक चेक बुक की सुविधा उपलब्ध करवाता है। इसके लिए खाते में निर्धारित न्यूनतम राशि 1,000 रुपये जमा करनी पड़ती है। यह राशि अलग अलग बैंकों में अलग अलग है। एक चेक बुक में सामान्यतः 10 या 20 फॉर्म होते हैं। व्यावसायिक संस्थाओं को 50 से 100 चेक फॉर्म वाली चेक बुक भी दी जाती है। भारत में सामान्यतः बैंक द्वारा निर्गमित चेक बुक का ही प्रयोग किया जाता है, जबकि इंग्लैंड में सादे कागज़ पर लिखा हुआ चेक भी मान्य होता है। छपे हुए जो चेक होते हैं, उनके चेक फॉर्म्स जो होते हैं, उनका उपयोग करने से बहुत लाभ है। जैसे छपे हुए फॉर्मों का उपयोग करने से जालसाजी की संभावना बहुत कम हो जाती है, भुगतान सुरक्षित रहता है, इससे समय की बचत होती है क्योंकि केवल रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी पड़ती है और ये कार्य सुविधाजनक भी होता है। चेक की प्रतिपन्न काउंटर फाइल होने के कारण उसका रिकॉर्ड भी आसानी से रखा जा सकता है। बैंक को इसकी जांच करने और भुगतान करने में विलम्ब एवं कठिनाई नहीं होती। यदि कोई ग्राहक अपने द्वारा निर्गमित चेक का भुगतान रुकवाना चाहे तो वह बैंक को चेक की संख्या लिखकर उसका भुगतान रुकवा भी सकता है। नेक्स्ट है धोखे और कपट से बचने के लिए निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि खाते में प्राप्त राशि न होने पर भी चेक जारी करना विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। चेक हमेशा बढ़िया नीली या काली और न घुलने वाली स्याही से लिखे जाने चाहिए। चेक को सुरक्षित स्थान पर तालाबंद रखना चाहिए। चेकों को प्रयोग में लाने से पहले उन्हें गिन लें। ग्राहकों को यह सलाह दी जाती है कि वे समय समय पर जांच कर लें कि समस्त अप्रयुक्त फॉर्म ठीक है और यदि कोई अप्रयुक्त चेक फॉर्म चेक मांग पर्ची गुम हो तो बैंक को तुरंत सूचना दें। चेक पर स्याही से लिखना चाहिए। केवल बैंक के दिए चेक ही प्रयोग करें। जब नई चेक बुक की आवश्यकता हो तो उसके अंत में लगे प्रार्थना पत्र का प्रयोग करें, अन्यथा स्वयं चेक बुक लेने जाएं। आजकल बैंक चेक बुक डाक द्वारा ही भेजते हैं। अनावश्यक चेक व प्रार्थना पत्र बैंक को वापस कर देना चाहिए। किसी अज्ञात व्यक्ति को खाली चेक नहीं देना चाहिए, चाहे वह बैंक का ग्राहक ही क्यों ना हो। ना ही किसी अज्ञात व्यक्ति को नकदी के बदले में चेक देना चाहिए। चेक पर रुपए इस प्रकार लिखने चाहिए कि उनके आगे या पीछे कुछ ना लिखा जा सके। राशि के अंत में केवल शब्द अवश्य लिखे या शब्दों में लिखने के बाद एक लाइन खींचनी चाहिए। 1 दिसंबर 2010 के पश्चात चेक पर किए गए परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया जाता। सुरक्षा के लिए चेक डाक द्वारा भेजते समय या वैसे किसी को देते समय उस पर 2 लकीरें नीचे ऊपर बराबर की लगा दें। अधिक सुरक्षा की दृष्टि से ग्राहक को अपने चेक को रेखांकित करके उसमें नॉट निगोशिएबल लिख देना चाहिए। किसी भी अनधिकृत परिवर्तन को रोकने के उद्देश्य से ग्राहकों को चेक लिखते समय चेकों को बीच में ऊपर की ओर आमुख करते हुए कार्बन रखने का सुझाव दिया जाता है। कोड पंक्ति पर न लिखें, पिन स्टेपल ना लगाएं। चेक गुम होने पर तुरंत बैंक को सूचित करना चाहिए। चेक जारी करने से पहले जमा राशि को चेक कर लेना चाहिए। इसके बाद है हमारा चेक का नमूना। 1 अप्रैल 2013 से जरूरी है CTS 2010 मानक वाले चेक। और ये पहले ज़रूरी हो गया है कि ये जो चेक हम यूज़ कर रहे हैं वो होने चाहिए हमारे CTS 2010 मानक वाले चेक, जिसका कि एक परफॉर्मा आपके सामने अभी शो करा हुआ है कि कैसे चेक होता है। तो ये अपन को अच्छे से ध्यान में होने चाहिए। उसके बाद आता है हमारे चेक के पक्षकार 3 होते हैं। पहला आहर्ता,
बैंक का ग्राहक जब अपने खाते में से भुगतान हेतु निर्धारित फॉर्म में बैंक को एक निश्चित राशि किसी व्यक्ति अथवा संस्था अथवा उसके आदेशित को या वाहक को भुगतान करने का आदेश देता है तो वह चेक का आहर्ता या निर्माता कहलाता है। आहर्ती वह बैंक शाखा जिसको ग्राहक ने भुगतान का आदेश दिया है और आदाता वह व्यक्ति या संस्था जिसको धनराशि का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार है। वर्तमान में चेक का भुगतान जारी करने की तिथि से 3 महीने तक वैध होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वित्तीय वर्ष अप्रैल 2012 से इस अवधि को घटाकर 3 महीने कर दिया है। बैंकों को चाहिए कि जारी करने की तिथि से 3 महीने के पश्चात चेक, बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, बैंकर चेक आदि का भुगतान ना करें। तो ये हमारा 3rd यूनिट का पहला चैप्टर विनिमय साध्य विलेख, और उसमें भी स्पेशली हम फोकस कर रहे हैं चेक पर कि चेक की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, कैसे कैसे काम में लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आगे कंटिन्यू।